नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीके बाई डीके चैनल पर। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एम लक्ष्मीकांत को, बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की आज की तारीख में कंपटीशन की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकों में से एक है। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर इस पुस्तक को हम एक बार पूरा करवा दीजिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और लगातार देखते रहने के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। चलते हैं। देखिए, एम लक्ष्मीकांत जो किताब है, इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि इस किताब के द्वारा आप यूपीएससी तक की किसी भी मतलब कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको भारतीय संविधान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपके आएगी अगर ये किताब तैयार होती है। तो इसलिए मैं इसको पूरी को डिटेल से आपके साथ लेकर के आया हूं। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला लेसन है वो है ऐतिहासिक विकास के संबंध में। किसका ऐतिहासिक विकास? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक प्रश्न आता है, चाहे कैसा कंपटीशन दे लीजिए, कि भारत का संवैधानिक इतिहास क्या था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, सबको मालूम होगा 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। किस रूप में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। किससे अनुमति लेकर के आए थे? तो एलिजाबेथ के चार्टर से अनुमति, यानी उसके चार्टर को लेकर के और अनुमति प्राप्त करके वो यहाँ पर आए थे, व्यापार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है कि 1765 तक आते आते इन लोगों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीन प्रांतों, मतलब एक विशेष क्षेत्र का, इनको दीवानी मामले प्राप्त होते हैं। मतलब दीवानी क्षेत्र के अंदर इन्हें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें यह समझने की बात है कि जब इनको दीवानी मामलों का अधिकार प्राप्त हो गया तो इसका मतलब अब ये प्रशासन भी करेंगे। अभी तक व्यापार करते थे लेकिन अब प्रशासन करेंगे। तो यहां एक बात स्पष्ट हुई कि 1765 के बाद ये लोग प्रशासन में भी उतर गए और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इनका निर्माण हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी एक विषय तो बन गया कि करें तो क्या करें भाई, हमने कंपनी को पावर दे दिया तो इस कंपनी के ऊपर भी तो नियंत्रण होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अधिनियम की शुरुआत की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए। अब इस शब्द से ही समझ में आता है दोस्तों, रेगुलेटिंग का मतलब है कि नियमित करना, किसी भी चीज को रेगुलेट करना। तो रेगुलेट करने के लिए क्या? एक ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको नियमित और नियंत्रित किया जा सके। तो इसके लिए यह अधिनियम बनाया गया और इसका एक संवैधानिक महत्व जो है वो तय किया गया और इनके ऊपर इसे पूरी तरह से लागू कर दिया। अब बात यह आती है कि हम इसको जब देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, तो इसमें दो बड़ी बातें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज, इसका संवैधानिक महत्व। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं। हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। संवैधानिक महत्व क्या था? सबसे पहले हम ये देखेंगे, संवैधानिक 3 प्रकार के संवैधानिक महत्व थे। कौन कौन से? सबसे पहला संवैधानिक महत्व यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया। मतलब उसको नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए पहला कदम था ये। किसकी तरफ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो एक बड़ी बात थी, पहली बड़ी बात थी ये, क्या कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कोई कानून लेकर के आई है। तो ये पहली बात। फिर क्या होता है? दूसरा इसका संवैधानिक महत्व अगर हम देखें तो ये कि इनके प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको भी अब से मान्यता प्राप्त करने लग गए। मतलब उनको मान्यता मिल गई, अगर वो किसी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को करते हैं तो उन्हें मान्यता थी। या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें मान्यता दे दी कि आप प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात इसमें ये आई, तीसरा जो हम संवैधानिक आधार इसका देखें तो ये कि केंद्रीय प्रशासन, मतलब केंद्रीय शासन जो है, पहली बार भारत में केंद्रीय शासन की जो नींव रखी गई वो इसी एक्ट 1773 के एक्ट के द्वारा रखी गई। तो 3 प्रमुख संवैधानिक विशेषताएं इसकी थी। अब हम देखें कि 1773 के एक्ट की
जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो संवैधानिक आधार था, अब संवैधानिक विशेषताएं, ये कह सकते हैं कि इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो विशेषताओं में जब हम जाते हैं तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये थी कि अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां ये बात निश्चित है कि जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो निश्चित रूप से बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, जो कि गवर्नर ही थे, वो भी बंगाल के गवर्नर के अंडर में आ गए। मतलब बंगाल वाला तो बन गया गवर्नर जनरल और नीचे कौन आ गए, बंबई और मद्रास का गवर्नर, वो उसके अंडर में हो गया। तो दो विशेषताएं तो ये हो गई। पहली बात हमने क्या पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी बात हमने जानी कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो भी गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए। तीसरी बात ये कि अब चूंकि एक तरह से राजधानी बन गई कलकत्ता, जब गवर्नर जनरल कलकत्ता में रहता है और वो गवर्नर जनरल हो गया पूरे देश के ऊपर, तो एज ए राष्ट्रपति मान लीजिए या एज ए प्रधानमंत्री मान लीजिए, सबसे पावरफुल पोस्ट हो गई। तो निश्चित रूप से कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। अब उस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 3 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश था। यहां एक बात गौर करने की और भी है, वो ये कि गवर्नर जनरल जो था उसकी जो कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी में भी 4 सदस्य और थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। और तो इसका मतलब देखिए यहां क्या क्या हो गया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनका निर्माण हो रहा है कहां, कलकत्ता में। तो इस प्रकार से एक कलकत्ता को एक तरह से राजधानी के रूप में और ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक गतिविधियों के पावर पॉइंट के रूप में शुरू कर दिया, पावर सेंटर के रूप में शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल, 3 विशेषताओं में हमने चर्चा की। पहली विशेषता, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया और वो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनके ऊपर कार्य करने लग गया। उसकी एक गवर्निंग काउंसिल जिसे बोल सकते हैं, मंत्री परिषद जो थी, उसका निर्माण हो गया। तीसरी बात हमने जानी कि यहां सुप्रीम कोर्ट की रचना की गई। ध्यान रखिएगा 1774 में हुई थी स्थापना किसकी, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। यहां 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो नोट करने लायक हैं वो ये कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना, भाई गवर्नर तो पहले थे ही, गवर्नर जनरल की जो हमने पर चर्चा की, तो एक गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, और दूसरा वो जो न्यायाधीश जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट का बना वो कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बहुत ही चर्चित प्रश्न हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसका कमेंट में जवाब दें। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में सबको आते हैं, वैसे ये नॉर्मली आप कर पाओगे, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगले वीडियो में इस बात को स्पष्ट आपको करूंगा जिससे आप जुड़े रहें और आगे हम इस पर चर्चा करते भी रहें। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए मैं देके जा रहा हूं, आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट बात इसके अंतर्गत ये आती है कि जब हमने गवर्नर जनरल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट वहां पर बना दिया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद एक पोस्ट और आई, वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी ये। इसका उद्देश्य क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का उद्देश्य एक ही था, वो ये कि ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट को जो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में और अन्य जो नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में, या कह सकते हैं नागरिक क्षेत्र में जो भी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उसकी सारी जानकारी जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। ये बात इसके अंतर्गत और तय की गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है इसके अंतर्गत कर दी गई। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके तहत हम कह सकते हैं इसका वास्तव में नाम जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ही रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था वो, क्योंकि उसके माध्यम से ही एक तरह से इनको रेगुलेट किया गया। हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने आप को इतने ताकतवर समझने लग गए थे कि यहां पर जो कुछ था वो सारा उनका ही है, और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि यहां पर अपना निजी व्यापार अलग से शुरू कर दिया। कंपनी तो चली रही थी, अलग से निजी व्यापार शुरू कर दिया। लोगों से वो गिफ्ट ले लेते थे, मतलब एज ए रिश्वत, तो गिफ्ट और रिश्वत और निजी व्यापार ये सब चलना लग गया था। इसलिए 1773 के एक्ट के अंदर इनको नियंत्रित और नियमित करने के लिए गिफ्ट यानी जो उपहार होंगे, जो रिश्वत होगी, उससे बिल्कुल बंद कर दिया गया,
और निजी व्यापार का जो अधिकार था उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस एक्ट के अंतर्गत किए गए। ठीक है दोस्तों, आज के चूंकि प्रारंभिक क्लास थी इसलिए मैंने इतना ही बताया आपको। आगे हम लगातार चलेंगे और 1-1.5 घंटे तक की क्लास हम लेंगे, इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।